So hello students and welcome back to your own channel Learn with चाहत। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का बुक 1 का चैप्टर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर के आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट बिफोर डैट मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और फ्री पीडीएफ नोट्स आप एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ना, अब देखिए पहली बार में तो हमें कुछ भी याद नहीं हो जाता है, और पहली बार में हमको सब कुछ समझ भी नहीं आता। इसलिए अगर आपको ये वीडियो 3-4 बार देखनी पड़े तो आप देखना इस वीडियो को, अच्छे से समझना, चीज़ों को याद करना, क्योंकि बार बार जब हम रिवाइज करते हैं तभी हमको याद होता है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके कई सारे रीजंस होते हैं कि सदस्य देशों में एकता स्थापित करनी हो, एकता का भाव लाना हो, मजबूत संबंध करने हो, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना हो, या फिर आपसी व्यापार को बढ़ाना हो। ठीक है, ताकि जो इकोनॉमी है वो उनकी मजबूत होए। जैसे ईयू है, वो काफ़ी सारे देशों का एक संगठन है। तो सारे देश मिलकर क्या कर रहे हैं? अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, है ना, अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा रहे हैं, अपनी एकता का भाव उनमें पनप रहा है, और अब एकता का भाव उनमें मजबूत होता जा रहा है। क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, क्षेत्र में शांति और सौहार्द को स्थापित करना, ये सारे रीजंस होते हैं एक क्षेत्रीय संगठन को बताने के। और कोई भी विवाद हो रहा है तो युद्ध ना करके उससे बातचीत के जरिए निपटाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 2 मार्कर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की, उन्होंने उसे पैसे दिए। और यह योजना जो थी ना, वो अमेरिकी विदेशी मंत्री जॉर्ज मार्शल द्वारा प्रस्तावित थी, और इसे ही फिर मार्शल योजना के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन विकसित होने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। देखिए, शुरू शुरू में क्या था, जो ईयू है, यूरोपीय संघ है, वो एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, लेकिन बाद में वो एक राजनीतिक रूप लेती चली गई। कैसे? यूरोपीय संघ और अगर हम अभी देखें तो यूरोपीय संघ जो है ना, वो एक विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य करने लगा है। तो वो हम देखते हैं कैसे। तो 1948 में तो मार्शल योजना आई थी, और 1948 में ही क्या बनाया गया था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच में आर्थिक मदद हुई, और ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की हेल्प भी करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1949 में क्या होता है? तो 1949 में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन होता है, और यह राजनीतिक सहयोग के मामले में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट बनती है, और फिर ऐसे करके ये एक राजनीतिक स्वरूप लेती जाती है। फिर सोवियत संघ का जब पतन हो जाता है तो फिर यूरोपीय संघ के गठन में भी तेज़ी आती है। 1992 में फिर यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो हमें बताती हैं कि यूरोपीय संघ जो है वो एक राजनीतिक संगठन है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि उनकी समान विदेश और
समान सुरक्षा नीति है जितने भी यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, और सदस्य देश के आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों में एक दूसरे के साथ वो सहयोग करते हैं। ठीक है, और उनकी एक साझी मुद्रा भी है, क्या है, यूरो। उनका अपना झंडा है, अपना गान है और स्थापना दिवस भी है। 2003 में वो यूरोपीय संघ क्या करता है, वो अपना एक साझा संविधान बनाने की भी कोशिश करता है कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सब का एक ही संविधान होगा। और वो 2003 में कोशिश भी करते हैं, हालांकि वो असफल हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। और उस पर बहुत फेमस कार्टून भी है। तो अगर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट कार्टून की वीडियोस भी मैंने बना दी, अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने कर लिया है, ये वाला पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन कैसे है, एक शक्तिशाली संगठन कैसे है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ उसके रीजंस हैं। आपकी बुक में ना बिल्कुल सारा लाइन वाइज दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक कैटेगरी में करके ले आई हूँ। ठीक है, आर्थिक कारण देखेंगे हम इसके, राजनीतिक कारण देखेंगे, सैन्य कारण देखेंगे। तो 2016 में यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसका जीडीपी देखे तो 17 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के ही आसपास था। यूरोपीय मुद्रा डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरोपीय मुद्रा जो यूरो है वो अमेरिकी मुद्रा जो है डॉलर, उसके लिए खतरा बन सकती है। आप अभी अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो जो यूरो है ना उसका वैल्यू और जो डॉलर है उसका वैल्यू, तो यूरो का वैल्यू जो है ना वो डॉलर की वैल्यू से ज़्यादा है। आप अभी गूगल करके देखेंगे और आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईयू और डॉलर की कीमत आज की डेट में कितनी है। विश्व व्यापार में हम देखें तो इसकी 3 गुनी हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ की, और यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस से बात करता है, क्योंकि एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, तो फिर वही है, धौंस तो जमेगी ही। दूर दराज के देशों पर भी इसका प्रभाव है, जैसे कि हम एशिया के देशों की बात करें, अफ्रीका के देशों की बात करें, तो उस पे इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है यूरोपीय संघ का। WTO विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर भी एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में यूरोपीय संघ काम कर रहा है। अब इसका राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं कि ये राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, ये राजनीतिक रूप से किस प्रकार शक्तिशाली है यूरोपीय संघ। तो इसका जो सदस्य देश है कौन, फ्रांस। ठीक है, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके कई देश जो है वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी रह चुके हैं, और सभी मुल्कों की नीतियों को ये प्रभावित करता है। वाद विवाद की स्थिति में अगर हम देखें तो ये कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की नीति को अपनाता है, बजाय युद्ध करने के ये सारे मेथड्स को अपनाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि यूरोपीय संघ का वो कौन सा देश था जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था। ठीक है, और कब छोड़ा था आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सैन्य प्रभाव देखें इसका, तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास। कुल रक्षा बजट जो है यूरोपीय संघ का वो अमेरिका के बाद 2nd नंबर पर आता है। फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियार भी हैं, और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी इसका दूसरा स्थान है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यूरोपीय संघ एक ताकतवर संगठन तो है, परंतु उसकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, कोई भी संगठन होता है उसकी कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ऐसे यूरोपीय संघ की भी हैं। तो यूरोपीय संघ की अब हम कमियां देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति भी है और अपनी सुरक्षा नीति भी है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। जो यूरो मुद्रा है ना उसको भी कुछ देश नहीं मानते हैं, उस इन सब चीज़ों से नाराज़ हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन जो है ये मास्टेक संधि को नहीं मानते हैं, यूरो को नहीं मानते हैं।
इसके कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन नाटो के भी सदस्य हैं। और यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति कि आप किसी को भी कैसे आप यूरोपीय संघ में आप हर देश को डाले जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो इस बात पे भी उन्हें नाराज़गी है। जैसे कि सोवियत संघ जब टूटा था तो बहुत सारे जो सोवियत खेमे के देश थे उन्होंने फिर बाद में यूरोपीय संघ को ज्वाइन भी किया था। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी थी कि आप ऐसे कैसे किसी को भी हर देश को आप शामिल कर ले रहे हो अपने यूरोपीय संघ में। और 2003 में ये लोग संविधान बनाने की भी कोशिश करते हैं, एक साझा संविधान, एक शेयर्ड, साझा मतलब होता है शेयर्ड, एक शेयर्ड संविधान बनाने की भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें असफल हो जाते हैं। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया था, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया। और इसका एक देश है ब्रिटेन, जिसने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था। तो 2016 में उसने अपने देश में क्या कराया, अपना एक रेफरेंडम कराया, अपनी जनता से पूछा कि आपको यूरोपीय संघ का पार्ट रहना है या नहीं रहना है। तो फिर ये क्या करता है, ये फिर बाद में अलग हो जाता है। और किस सन में, किस ईयर में ये अलग होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना के उद्देश्य बताइए कि आसियान जो है वो क्यों बनाया गया था, और ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी अगस्त 1967 में हुई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। अब कोई भी संगठन बनता है तो उसके कुछ कुछ उद्देश्य भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी उद्देश्य हैं जो ना हम हर क्वेश्चन में डाल सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास तेज करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, या क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना। ऐसी चीज़ें हम हर क्वेश्चन में डाल सकते हैं। शांति को बढ़ावा देना, ठीक है ना, संबंध मजबूत करना, ये सारे हम हर क्वेश्चन में, हर आंसर में हम लगभग डाल सकते हैं। हाँ जी, तो आसियान की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक है, सांस्कृतिक विकास करना, सब देशों का सामाजिक विकास करना जितने भी सदस्य देश हैं, और कानून के शासन को मानना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करना, और ऐसे करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान शैली क्या थी। आसियान वे जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, यानी आसियान का काम करने का तरीका जो है, ठीक है, तो अनौपचारिक, टकराव रहित और संयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, ठीक है। अनौपचारिक, अनऑफिशियल तरीके से, टकराव रहित, जिसमें क्या हो रहा है, टकराव नहीं हो रहे हैं, बातचीत की जा रही है, ठीक है, संयोग किया जा रहा है, एक दूसरे का मेल मिलाप हो रहा है, इस तरीके से आसियान काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से उसने काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है, वो उसने काफ़ी ज़्यादा यश भी कमाया, और इसी को आसियान वे या आसियान शैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो इसके ना आसियान समुदाय के 3 वो पिलर्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। तो जैसे इनके नाम है ना, वो ही इनके काम भी हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, ये सदस्य देशों के बीच होने वाला टकराव को दूर करता है। जो भी टकराव हो रहा है सदस्य देशों के बीच में, तो उसे देखना कि भाई कैसे सुलझाया जा सकता है, इसको बातचीत करना, मीटिंग्स वगैरह करना, ताकि वो जो भी विवाद है उसको सुलझाया जा सके। नेक्स्ट है आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसका काम क्या, जैसा नाम है वैसा ही काम है, सदस्य देशों के बीच में साझा बाजार और उत्पादन आहार को बढ़ाना, ठीक है, आपस में सारे देश व्यापार करें, एक दूसरे की इकोनॉमी को मजबूत करें। तो ये किसका काम है, आसियान आर्थिक समुदाय का। फिर आता है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। तो इसका काम क्या होता है, सदस्य देशों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारा काम क्या है, ये क्या थे हमारे 3 पिलर्स ऑफ आसियान। नेक्स्ट है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आसियान विजन 2020 क्या था कि आसियान विजन 2020 के दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एशिया की बहुमुखी भूमिका होगी, ना सिर्फ आर्थिक डायमेंशन पे, ना सिर्फ आर्थिक उस पे,
बल्कि आसियान की हर हर क्षेत्र में भूमिका होगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में आसियान की भूमिका होगी, उसकी एक बहुमुखी भूमिका होगी। और क्या होगा, टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है। ठीक है, कोई भी वाद विवाद होता है, कुछ भी झगड़ा होता है, कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो बजाय युद्ध करना, बजाय लड़ाई करना, वेपन्स उठा लेना, उसकी जगह पे क्या करना है, उसकी जगह पे बातचीत करनी है। ठीक है, बातचीत के ज़रिए हमें विवादों को सुलझाना है, क्योंकि युद्ध से तो क्या होता है, युद्ध से तो सबका नाश ही होता है। चाहे कोई भी युद्ध जीते या कोई भी युद्ध हारे, अल्टीमेटली क्या होएगा, इंसान का नुकसान ही होएगा, है ना। दोनों साइड से सेना मरेगी, आम जनता को टारगेट किया जाएगा, ब्लूडशेड होएगा, तो यही सब होता है वॉर में, तो है ना। आसियान ने कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बातचीत के तरीके से उन्होंने दोनों के संकट को संभाला है। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, किन्हीं 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए, चीन जो एक ऐसा देश है, चीन एक ऐसा देश है जो आज की डेट में माना जा रहा है कि 2040 तक ना ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। मतलब आप देखो, अमेरिका जो है वो नंबर 1 आता है, तो कहने का मतलब है ये 2040 तक जो चीन है, अब 2030 तो आने वाला ही है, 25 तो आ ही गए, है ना, तो ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। मतलब इतना फास्ट तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो 1949 में क्या होता है, माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति होती है। ओके, और फिर तब क्या करता है, चीन जो है वो संरक्षणवाद की नीति को अपनाता है। संरक्षणवाद मैंने आपको वैसे भी अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसे फिर समझा देती हूँ। संरक्षणवाद क्या होता है, संरक्षण मतलब होता है बचाना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शनिज्म भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो संरक्षण मतलब होता है कि हम ना व्यापार नहीं करेंगे ज़्यादा, बाहर की जो कंपनीज वगैरह उन्हें अपने देश में ज़्यादा नहीं आने देंगे, और अगर आ भी रही है ना बाहर की कोई कंपनीज हमारे देश में, तो उन पे ना बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाएंगे, ताकि जो हमारी अपने उद्योग हैं, हमारे अपने देश की जो कंपनीज हैं ना, उनका क्या हो सके, वो अच्छे से ग्रो कर सके, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से बना सके, अपने देश में बेच सके। ठीक है, अब बाहर की कंपनी हम बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा देंगे, तो उनका सामान ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, तो हमारी जनता की जो हमारे देश की जो जनता होगी वो जल्दी से उसे खरीदेगी नहीं। तो ये होती है संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, इसका उल्टा होता है उदारवाद। ओके, ये इंडिया ने उदारवाद 1991 में अपनाया था, तो संरक्षणवाद का उल्टा होता है उदारवाद। ओके, ये थी संरक्षणवाद की नीति जो कि चीन ने अपनाई थी। तो शुरुआत में तो क्या था, शुरुआत में चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी। फिर क्या होता है, अब देखिए, चीन जो है ना वो एक विशाल आबादी वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पहले तो चीन नंबर 1 पे आता था, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे इंडिया आ गया है। और बहुत ज़्यादा भूभाग वाला भी है। अब देखो ना, रशिया के बाद, अब मैप अगर देखो आप, तो रशिया के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा एशिया में चाइना ही दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा विशाल आबादी वाला है, भूभाग वाला है, और संसाधनों वाला देश है चीन। ठीक है, और इसका राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अलग अलग, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आजकल बढ़ता जा रहा है। पहले तो हम देखते हैं कि भाई संरक्षणवाद की समस्याएं क्या थी। अभी हमने पढ़ा कि जो चीन था उसने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था जब 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। तो देखिए, जो भी खेती से पैसा आ रहा था ना, वो सारा का सारा उद्योगों में लगता जा रहा था। और हाँ यार, इकोनॉमी तो बढ़ रही थी, इकोनॉमी तो बढ़ रही थी, जैसे कि अर्थव्यवस्था जो है वो 5 से 6% के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन ना जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जनसंख्या बढ़ रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो बात तो फिर वही आ गई ना, तो फिर कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। और व्यापार भी ये लोग नहीं कर रहे थे, तो विदेशी मुद्रा की भी कमी होती जा रही थी। और विदेशी मुद्रा का अगर अपने देश में आ रही है, तो उसका मतलब होता है समृद्धि। लेकिन ये लोग तो व्यापार कर नहीं रहे थे, तो विदेशी मुद्रा भी नहीं आ रही थी। सॉरी।
अब हम देखते हैं चीन का उत्थान कैसे हुआ। तो 1972 में चीन ने क्या किया, गुप्त तरीके से ना अमेरिका से दोस्ती कर ली और अपना एकांतवास खत्म किया। फिर क्या होता है 1973, जो वहाँ पे चीन के नेता थे चाउ एन लाई, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण किया, मॉडर्नाइज किया उनको, नए तरीके से उन्हें डिज़ाइन किया। वो कौन से 4 क्षेत्र थे, तो वो पहला था कृषि, ठीक है, इन्होंने खेती को मॉडर्नाइज किया, मॉडर्नाइज तरीके से खेती की। उद्योगों का ऐसे ही उन्होंने उन्हें मॉडर्नाइज किया। सेना को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिकरण लेकर आए। और फिर 1978 में क्या होता है, देंग शियाओपिंग नाम के जो नेता हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया, मुक्त द्वार की नीति को अपनाया। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने जो देश है उसके इन्होंने द्वार को खोल दिया और क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने व्यापार, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और पहले इन्होंने क्या अपना रखा था, पहले इन्होंने संरक्षणवाद अपना रखा था, लेकिन इन्होंने फिर क्या अपनाया, मुक्त द्वार की नीति को अपनाया। इन्होंने अपने देश के सारे दरवाजे खोल दे कि आओ आओ, बाहर की भी कंपनीज आओ, बाहर की जो एमएनसीज जो है हमारे देश में आओ, आप लोग व्यापार करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्हें विदेशी मुद्रा मिलेगी और उसका मतलब होता है समृद्धि। फिर 1982 में क्या होता है, ये लोग खेती का निजीकरण करते हैं, ठीक है, और फिर 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया जाता है। देन 2001 में चीन जो था वो विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी थी ना चीन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती गई। लेकिन चीन जो है ना, उसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, एकदम से प्राइवेटाइजेशन ले आना। चीन ने क्या किया, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि उसने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। वो एकदम से प्राइवेटाइजेशन नहीं लेके आया, धीरे धीरे लेके आया। जैसे 1982 में खेतों का निजीकरण हुआ, 1998 में उद्योगों का निजीकरण हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ इसमें। लेकिन सोवियत संघ में क्या हुआ था, वहाँ पे तो एकदम से प्राइवेटाइजेशन ले आया था, इसलिए फिर वहाँ की सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, है ना, जब उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था तो उसकी एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुए हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि किसी को भी सुधारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। देखिए चीन में, हाँ भाई, नो डाउट इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग तो रोज़गार की तलाश में हैं। वही एक तरीके से बोलेंगे तो अपना इंडिया वाला ही हाल है। जैसे इंडिया आज की डेट में आप देखो तो इकोनॉमी के मामले में 4th नंबर पे है, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, इंडिया में भी क्या है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। अब देखो भी गरीबी की वैसे देखो तो हद नहीं है, लेकिन वैसे इंडिया 4th नंबर पे आ रहा है। वही हाल चाइना में भी है, यहाँ पे भी, इंडिया में भी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, वही वही सेम यार, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है, तो दोनों का ना सेम, लगभग लगभग सेम है थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं के रोजगार और काम करने के जो हालात है ना, वो यूरोप में जैसे 18वीं और 19वीं सदी में महिलाओं के होते थे ना, उस तरह के हालात आज चाइना में हैं। और वही है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण और शहरी लोगों में फासला बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। पहले क्या था, जो अमेरिका वगैरह था वो CO2 एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, इनका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब देखेंगे हम तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कर रहा है। और वही है यार, फिर ऐसे ऐसे करेंगे हम तो फिर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन और भारत बड़ी आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क बताइए। तो हाँ जी भाई, चीन और भारत जो है वो बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। पहले हम चीन का देखते हैं। तो वैश्विक स्तर पे एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है चीन, ठीक है, 2040 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। जापान, अमेरिका और रूस के साथ उसने अपने मतभेदों को कुछ हद तक सुलझाने की कोशिश की है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश में निवेश करता है वो।
और WTO का भी वो एक सदस्य है। इस तरीके के आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो चीन में। और भारत क्या परमाणु संपन्न देश है, चीन भी एक परमाणु संपन्न देश है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका है, ब्रिक्स का भी सदस्य है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, एंड ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य आते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज। कोविड महामारी में भी बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की काफ़ी ज़्यादा भारत ने हेल्प की थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो तब भी भारत ने महामारी की रोकथाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इस टाइप के पॉइंट्स आप चीन और भारत के लिए लिख सकते हो। उपयुक्त तर्कों से स्पष्ट कीजिए कि जापान शक्ति के एक नए वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो यस, जापान जो है वो भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। और जापान के पास प्राकृतिक संसाधन तो कम है, लेकिन वो क्या करता है, अब प्राकृतिक संसाधन कम है तो कच्चे माल का आयात करना होता है उसको, और उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जापान जो है ना वो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी ये प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है, और आपको तो पता ही है ये इंडिया में कितने ज़्यादा चलते हैं। 1964 में जापान OECD का सदस्य बनता है। अब बच्चों एक होमवर्क हो रहा है आपका कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि OECD की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 G7 ग्रुप 7 का सदस्य है। एक होमवर्क और आप बच्चों, आपका एक होमवर्क और है, आप मुझे बताएंगे कि ग्रुप 7 में कौन कौन से सदस्य आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसमें। एशिया की तो एक जापान आती है, हमें पता चल गया, बाकी आप मुझे बताएंगे। आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। यूएनओ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका यूएनओ में योगदान करता है, सेकंड नंबर पे आता है जापान। सैन्य व्यय में जापान का 7वां स्थान है। और 1951 में जापान का अमेरिका के साथ एक सुरक्षा गठबंधन भी है कि जब भी जापान को कोई परेशान करेगा, जापान पे कोई आँच आएगी, तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो यस, ऐसा हुआ था। 1960 से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया का बहुत अच्छा खासा विकास हुआ, और इसको क्या बोला गया, हान नदी पर चमत्कार बोला गया इसको। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बनता है। 2017 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दक्षिण कोरिया। सैन्य व्यय अगर हम इनका देखें तो सैन्य व्यय में विश्व में पूरा 10वां स्थान है दक्षिण कोरिया का। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में जो आई थी, उसमें दक्षिण कोरिया का HDI अगर हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें 18th रैंक मिली थी दक्षिण कोरिया को। और दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार काफ़ी सारे कारक हैं इतनी अच्छी रैंक होने के, जैसे कि वो भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, गांव का विकास, व्यापक मानव संसाधन होना, ठीक है, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, ये सब शामिल है इसमें। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सैमसंग, LG, हुंडई भारत में प्रसिद्ध कोरियाई ब्रांड है ना। भारत में हमने भी काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुना है, हर बंदा इनको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। देखिए स्टूडेंट्स, जो वीडियो है ना, वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सच में PPT बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाने से ज़्यादा PPT बनाने में मेहनत लगती है। अगर हम एक छोटा चैप्टर भी देखें ना, तो उसमें 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर की PPT बनाने में। अगर थोड़ा बड़ा चैप्टर हो तो 11-12 घंटे भी लगते हैं। तो आप देख रहे हो, और वो भी अगर आप लग कर बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।